ट्रिग्नोमेट्री बनाते समय कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिसको आपको समझना है, जो आज के कंसेप्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाइड कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर एप्लीकेशन यूज किया जाता है, वो यहाँ पर आज हम लोग समझने वाले हैं। जैसे जिस दिन मैंने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया था तो मैंने आपको एक सवाल पूछा था। मान लो कि सबसे दुनिया का बड़ा पर्वत जो माना जाता है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ये इसकी हाइट सबसे बड़ी है। अगर मान लो माउंट एवरेस्ट पर्वत आपके सामने है, और अगर आप गूगल भी चेक करोगे तो गूगल पे माउंट एवरेस्ट की हाइट हमें पता चल जाएगी। और ऐसे नहीं कि आज पता है, ये तो बहुत पुराने सालों से पता है लोगों को। तो हाइट मेजर करना क्या मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके सीधी लाइन पर मेजर करना, इसी को आप लोग हम लोग हाइट कह सकते हैं। और इसी को मेजर करने वाली चीज को हम लोग हाइट कहते हैं सब नॉर्मली। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि अगर कोई पर्सन को ऐसे सीधा सीधा चढ़ना, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी हाइट मेजर करते समय अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर है, यहाँ से देख रहा है, और यहाँ से देखते समय वो पर्सन क्या करेगा, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, इसको मेजर कर सकते हैं। क्यों मेजर कर सकते हैं, सेंटर आपने बनाया, सेंटर से एक रस्सी मारी, वहां से आपको ये पता चल जाएगा इसका अंतर कितना है। और इसका अंतर कितना है, तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, इसके पास जो एंगल बनेगा, यहां से इसको एंगल भी दिखा जा सकता है। तो ये डायग्राम कौन सी बनेगी आपके सामने, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगी, जो अगर आपको ध्यान से देखा जाए राइट एंगल ट्रायंगल के चलते ये वाला एंगल कितना बन जाएगा हमारा, 90 डिग्री बनेगा। ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो बाकी का कंसेप्ट हम लोग कह सकते हैं, ये जो मेजर हम लोगों ने किया होगा, ये हमारा कौन सा साइड होती है, बेस। बेस होता है कि नहीं। बेस को हम लोगों ने और एक नाम दिया था, कौन सा नाम दिया था, एडजेसेंट। ऐसे हम लोगों ने कहा था यार बेस है और एडजेसेंट है। और जिसको आपको मेजर करना है, जिस हाइट को आपको मेजर करना है, यहां से देखते समय इसको क्या कहा था मैंने, अपोजिट। तो आप बताओ कि अगर मैंने एक वैल्यू यहाँ की बेस की वैल्यू मैंने निकाल ली है, अपोजिट की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर लगाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोई ना कोई तो फॉर्मूला लगेगा ना यार। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एडजेसेंट है और अपोजिट वाला फॉर्मूला लगाना है। नहीं, बात समझे, आपके सामने क्या है, ये आपको गिवन है, ये आपको निकालना है। हम लोग तो यहां से देख रहे हैं। तो कोई ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कि जिससे ये वैल्यू निकाले, कौन सा लगाओगे, टैन थीटा लगाना पड़ेगा। क्यों टैन थीटा लगाना पड़ेगा, टैन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन क्या, एडजेसेंट। और कौन सा लगा सकते हैं, कॉट थीटा भी तो लगा सकते हैं। ये दो ही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि जब ये सवाल आपको सॉल्व करना है, तो आपको ये बात पता चली कि अगर मैं टैन थीटा लगा देता हूं, टैन थीटा का मेरा फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो एडजेसेंट मुझे पता है, टैन थीटा की वैल्यू चार्ट पता है, तो भी मेरा आंसर बन जाएगा। क्योंकि इसके चलते अपोजिट का मतलब हमारा यहाँ पर एच हुआ, और एडजेसेंट की वैल्यू एक्स है, जो हमें पता होगी। और दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी कहेंगे कि सेम सवाल उन्होंने कॉट थीटा से सॉल्व किया, क्योंकि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो भी बना सकते हैं, क्योंकि अपोजिट की जो वैल्यू है वो निकालना है, ये हमें एक्स है, ये हमें फाइंड करना है। तो आपको इस टॉपिक में क्या है ना, डिसाइड करना पड़ेगा निकालना क्या है, किस प्रकार से निकालेंगे। तो निकालते समय आपके सामने दो कंसेप्ट यहाँ पर आएंगे, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो कंसेप्ट है जो आज आपको न्यू मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद में साइन थीटा, कोसाइन वगैरह वो आगे के रूल है, वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कुछ बेसिक चीजें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको समझ लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला कंसेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान से देखना। मान लो कभी एक ऐसा समय आया कि आप रिलैक्स हो, और आप ऐसे गांव में कहीं ना कहीं टहलने के लिए निकल गए, ऐसे जा रहे हो, और जाते समय आपने देखा कि एक बहुत अच्छा एक पेड़ है यार, बहुत बढ़िया सा पेड़ है। और ये पेड़ जो है, इस पेड़ की इस डाली पे यहाँ पर एक बढ़िया एक पंछी बैठा हुआ है, ऐसे आराम से बैठा हुआ है, और आप यहाँ से जा रहे हो, और आप रास्ते में कहीं तो गुजर रहे हो, ऐसे रास्ते से जा रहे हो, और जाते समय आपकी नजर कहीं ना कहीं उस पंछी की तरफ चली गई, जो ऊपर आपके बड़े हाइट में है। और जब आप उसकी तरफ देखोगे तो आपको ऊपर देखना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा। और ऊपर देखने के बाद में ये आपको क्यों दिखेगा, ये आपको क्यों दिखेगा, तो मैथ्स कहता है ये दिखने का मेन रीजन है लाइन, लाइन ऑफ अ रेस। व्हाट इज मीन बाय लाइन ऑफ अ रेस, जैसे देखो हमें अंधेरे में क्यों नहीं दिखता,
दिन में क्यों दिखता है? एक कॉमन बात है कि नहीं? अंधेरे में क्यों नहीं दिखता, दिन में क्यों दिखता है? दिन में इस वजह से दिखता है, हमारे ऊपर जो रेज आती है, हमारे ऊपर जो रेज आती है, उसी से हम लोग ऑब्जेक्ट को दिख सकते हैं। देखिए आप कभी कभार ऐसे ऑब्जर्व कीजिएगा, एक पर्सन को अंधेरे में छुपा दो, पर आप उजाले में रहो, जो अंधेरे में छुपा हुआ पर्सन है वो आपको दिख जाएगा, दिख लेगा, आपको दिखेगा, वो दिखेगा, लेकिन आप उसको नहीं देख सकते। ठीक है, तो जिसके ऊपर रेज होती है वो चीजें दिखती है। ठीक है, उसको मूवी में भी ये कंसेप्ट लगाया गया, कितने सेकंड तक दिखते हैं वगैरह। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर कंसेप्ट कैसे लगाया, ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इस बर्ड को देख रहा है, और देखने के लिए क्या हुआ होगा, इसकी आंखों से एक रेज गई जिसको लाइन ऑफ साइट के नाम से जाना जाएगा। लाइन ऑफ साइट, इसकी आंखों से एक लाइन गई लाइन ऑफ साइट के नाम से। अब लाइन ऑफ साइट जाने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसकी आईज कांटेक्ट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। इज द पैरेलल लाइन, या उसको पैरेलल कहो, पैरेलल नहीं सॉरी यार मैं पैरेलल गलत बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक होता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऐसे आपने सुना होगा ना यार, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बताया, आंखों से एक लाइन गई है जिसको लाइन ऑफ साइट का नाम दे दिया, और जहां से आईज है वहां से एक सीधा पैरेलल लाइन बना दिया, स्ट्रेट लाइन बनाई, और उस स्ट्रेट लाइन को क्या बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इनमें कुछ ना कुछ एंगल बना होगा, यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बना होगा, और ये जो एंगल है उसको कर दिया अल्फा। देन व्हाट इज मीन बाय अल्फा, तो अल्फा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ इलेवेशन का मतलब क्या हुआ, तो आसान भाषा में एंगल ऑफ इलेवेशन का मतलब होता है, एक आधी ऑब्जेक्ट देखते समय आपको ऊपर अगर देखना पड़ा, तो आपके आई लाइन ऑफ साइड से और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इलेवेशन का नाम दिया जाता है। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। हर वो ऑब्जेक्ट जो आपको ऊपर देखने के लिए मजबूर करेगा, तो एंगल ऑफ इलेवेशन तो बनेगा ही बनेगा। क्लियर, यहां तक स्टेप समझ में आया? दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पर नेक्स्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन वर्ड में ही कुछ छुपा हुआ है, व्हाट इज मीन बाय डिप्रेशन, डिप्रेशन में चला गया, ऐसे कहते हैं डिप्रेशन में चला गया लोग। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे झुकना, नीचे झुकना है। जैसे कैसे सर, कभी कभार ऐसे मान लो आप बहुत बड़ी इमारत पे हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पे आप खड़े हो, यहाँ पर आप लोग हो, और आप लोग यहाँ पर हो, और यहाँ से कार गुजर रही है। ठीक है, यहाँ से एक कार गुजर रही है, और जो बिल्डिंग से आप उस कार की तरफ देख रहे हो, कार का ड्राइवर यहाँ पर बैठा हुआ है, हाँ, और कार चलती हुई नजर आ रही है। आदमी को शौक होता है कि चलो यार ऊपर से देखे। तो बात समझे, यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, अगर आपको ये कार देखनी है तो यहां से लाइन गई होगी। ठीक है, तो जो लाइन यहां से जा रही है उसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट। ये हो गया लाइन ऑफ साइट का। अब ये लाइन ऑफ साइट जो गई है यहां से, और अब हम लोग क्या करेंगे, आईज कांटेक्ट के हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी यहां पर बनी, यहां पर बनी, तो ये जो एंगल बनेगा इसको क्या कहेंगे, बीटा। तो बीटा का मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब नीचे देखते समय जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब मैं दोनों को जोड़ना चाहता हूं, दोनों को कंबाइन करना चाहता हूं, ध्यान से समझो। आपने ड्राइवर की तरफ देखा, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी से आपने देखा, और ड्राइवर चलाते चलाते ऊपर देख रहा है आपकी तरफ। तो अब यहां पर क्या हुआ, दोनों की नजरें मिल गई। दोनों की नजरें भी तो मिल सकती है, ऊपर देने वाला पर्सन और ये भी मिलता है, दोनों मिल गए। तो दोनों का लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, सेम हो गया। लाइन ऑफ साइड क्या होगा, सेम हुआ। ठीक है, और हम लोगों ने यहां से इसके आइट से भी पैरेलल लाइन बना दी, पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल ना, सॉरी मैं पैरेलल पैरेलल बहुत बार बना रहा हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो एंगल बनेगा इसको आप लोग एंगल ऑफ अल्फा कह रहे हैं, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहे हैं। ये कह रहे हैं मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। दोनों में क्या रिलेशन हो रहा है, अल्फा और बीटा में क्या नजर आ रहा है आपको, हाँ, सेम हो गए। क्यों अल्फा और बीटा सेम होंगे, बात समझे, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट होगी, यानी ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बीच में से जो लाइन आपने लाइन ऑफ साइड बताया वो ट्रांसवर्सल लाइन का रोल प्ले करेगी, और ट्रांसवर्सल लाइन के चलते ये दोनों के दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। कौन से कंसेप्ट के तहत सेम हो जाएंगे, जिन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा होगा उन्होंने कुछ याद होना भी चाहिए, जिन लोगों ने पढ़ा नहीं उनका तो मैं ठीक है मान ही लेता हूं। कितने लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा, ऑनलाइन में देखना यार, कुछ ना कुछ है,
करेक्ट आंसर। कौन सा एंगल से तहत होंगे? अल्टरनेट एंगल। एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कहीं पर सुना नजर है? अल्टरनेट एंगल। यार प्लीज देखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मराठी मध्ये एक स्लोगन आहे, एक लाईन आहे, नळी फुंकली सोनारे। कभी ऐकला? सुन मराठीमध्ये कोणी ऐकलंय का? मतलब मराठी में वो कहते हैं कि नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडून गेले वारे। इस कान से आया, बाहर कर दिया हम लोगों ने। ऐसा मत करना। ये हम लोगों का हुआ था अगर किसी ने ज्योमेट्री, अल्टरनेट एंगल, यानी एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्लेशन दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्लियर? स्टेप क्लियर है? पहले इस डायग्राम को बना, फिर मैं आपको समझा। इस यहां से नोट डाउन कीजिए। चलो एक बात बताओ, जिन लोगों ने ड्रॉ किया उनके लिए पूछा, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट मतलब बिल्डिंग कौन सी है, सबसे हाइटेड? बुर्ज खलीफा, ठीक है। और कहाँ पर है? दुबई में बुर्ज खलीफा। उसमें फिर गाने बने, वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का एक मूवी था, देख लेना, उसमें गाने भी बन गए। ठीक है। अगर आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप बुर्ज खलीफा के सामने एकदम नजदीक जाके उसको देख रहे हैं और आपको उसका टॉप लेवल देखना है, तो कैसे देखोगे? आप बुर्ज खलीफा के एकदम नजदीक वाले बिल्डिंग पे है और टॉप लेवल देखना है, कैसे देखेंगे? पूरा ऐसे उठा के ऐसे देखना पड़ेगा, यानी नीचे से लेके पूरा ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो एंगल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा? नेक्स्ट कंसेप्ट इस टॉपिक में ऐसे बनेगा कि मान लो यहां पर कोई तो पेड़ है, यहां पर कोई ट्री है। देखो मैं समझाने के लिए ट्री बना रहा हूं, आपको लग रहा है कि सर अभी बना रहे ट्री, हमसे भी ड्रॉ करवा रहे। नेसेसरी नहीं ट्री बना लो, आप कुछ भी बनाओ, ठीक है, बस दिखाने के लिए। और यहां पर वो बर्ड लग रहा है, अच्छा कि चलो बहुत दिनों के बाद ड्राइंग निकाल, ठीक है। और यहां पर कोई पर्सन, यहां पर पर्सन, और ये पर्सन यहां से इतनी कोई तो दूरी पे है, ठीक है, यहां से। अब इसने क्या किया, यहां से लेके इस बर्ड की आईज में देखा, और हम लोगों ने कहा कि यहां पर कुछ ना कुछ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा अल्फा, अल्फा कुछ तो एंगल हुआ, ठीक है, ऐसे मान लो। अब क्या हुआ, ये पर्सन थोड़ा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ता है, ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ता है, और ये पर्सन कुछ देर के बाद में यहां पर पहुंच जाता है, यहां पर आ गया। यहां पर आने के बाद में अब ये दोबारा इसको देखता है, तो आपको कि यहां पर भी तो एंगल बना होगा, तो यहां पर एंगल ये अल्फा ले लेता है, ये इसको थीटा वन मान लेता हूं। आप अल्फा और बीटा में गड़बड़ कर दोगे। ये थीटा टू, थीटा वन एंड थीटा टू, ऐसे दो एंगल है, ठीक है। एक क्या कर रहा है, दूर है ऑब्जेक्ट से, एक क्या कर रहा है, नजदीक है ऑब्जेक्ट में। दोनों में बड़ा वैल्यू किसका होगा? थीटा वन होगा या थीटा टू होगा? बड़ा एंगल कौन सा होगा? थीटा टू इज ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है, क्योंकि थीटा टू ये बड़ा हो जाएगा किससे? थीटा वन से। तो कंसेप्ट क्या है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट के बहुत नजदीक रहते हैं एंगल ग्रेटर होता है, ऑब्जेक्ट से दूर होते हैं एंगल स्मॉलर होता है, ये कंसेप्ट है। दूसरा कि जब ये आप सवाल बनाओगे तो आपको कुछ चीजों का नंबर बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए। अंडर रूट ऑफ वन कितना यार? वन। अंडर रूट ऑफ टी टू कितना होता है? 1.414। अंडर रूट ऑफ थ्री कितना होता है? 1.73। अंडर रूट ऑफ फोर कितना होता है? टू हो जाता है। अंडर रूट ऑफ फाइव कितना होता है? अंडर रूट ऑफ फाइव कितना? 2.236। तो ये वैल्यू आपको बाय डिफॉल्ट याद रहना ही चाहिए जिसके ऊपर ये आए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट इसमें क्या लगेगा इस टॉपिक में, देखो एक तो कंसेप्ट आपको सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा अलग अलग प्रकार से। नेक्स्ट आपको ये तीन थीटास लगने चाहिए। साइन थीटा, बताओ साइन जीरो की वैल्यू कितनी? देखो यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और कौन सा 60 डिग्री, और क्या होता है 90 डिग्री। ये तीन चीजें मुझे बाय हार्ट सभी का चाहिए चाहिए, तब जाके ये सवाल बहुत जल्दी जल्दी आप सॉल्व होगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी? जीरो। साइन 30 कितना? 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 कितना? √3/2। और साइन 90 कितना? 1। ये बन गया। दूसरा क्या था यार, दूसरा इसमें एंगल क्या था हमारा? साइन थीटा के बाद में कौन सा था? कॉस थीटा। बताओ कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आती है? कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है? 1 है। कॉस 30 वैल्यू कितनी है? √3/2 है। कॉस 45 1/√2। कॉस 60 1/2। कॉस 90 0। ठीक है, ये वाली वैल्यू। उसके बाद में नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट था आपका टेन थीटा। देखो जब अगर याद आ रहा होगा तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। आपको अगर पहले से बताए सर मैं तो वैल्यू जानता हूं, तो लिखने की जरूरत नहीं, याद नहीं है तो लिखना पड़ेगा। टेन जीरो की वैल्यू जीरो। टेन 30 डिग्री 1/√3। टेन 45 1। टेन 60 √3। और टेन 90 इंफिनिटी। ये तीन चार्ट हो गए, ये पता होना चाहिए। उसके बाद में वो एक कंसेप्ट बताया था,
अब इसमें साइन कोसाइन रूल लगता है, बट पहले पीडीएफ में शायद मुझे नहीं लग रहा कहीं पर लगेगा। पहला पीडीएफ बहुत सिंपल है, अप्लाई कैसे करो इसके ऊपर तय करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए देख लेना आप बाकी का कैसे सॉल्व करें। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया, टू शिप सेलिंग्स इन द सी ऑन द टू साइड ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस का दो साइड है, हाँ, टू शिप्स सेलिंग ऑन द सी टू साइड ऑफ द लाइट हाउस। उसके बाद में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व फ्रॉम शिप्स आर 30 डिग्री 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी लाइट हाउस है, उसके दो साइड में ये शिप घूम रही है, ऐसे समझते हैं। एक शिप से ऑब्जर्व किया तो 30 डिग्री है, दूसरे साइड से 45 डिग्री, ऐसे दिया गया। अब सवाल ये कहता है, इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, लाइट हाउस की हाइट है 100 मीटर की, ठीक है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज, दो शिप का डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। एक क्या होता है, पूरा डायग्राम बना के सॉल्व करो, और जो थोड़ा सा समझदार इंसान वो डायरेक्ट डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता है। देखिए पहला सवाल है तो आराम से डायग्राम बना के देख चलते हैं। ये मान लो लाइट हाउस है, ये आपका लाइट हाउस है, ठीक है ऐसा। और लाइट हाउस की हाइट कितनी दे दी गई है, 100, इसको 100 मान लिया। अब ये 100 है तो यहां पर एक शिप मान लेता हूँ यार, ए नाम की एक शिप है, यहां पर दूसरी बी नाम की दूसरी शिप है, ऐसे समझ लेते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ए से देखा गया तो ए से एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया कितना, 30 डिग्री। और बी से देखा गया तो बी से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बताया गया, 45 डिग्री, ठीक है। और हमें पूछा गया कि बताओ ये पूरा ए बी का डिस्टेंस कितना है, ये हमें फाइंड करना है, ए बी का डिस्टेंस। मान लो यहाँ पर ओ है, तो बात क्या हो जाएगी, ए बी बरोबर कितना होगा, ए ओ प्लस कितना होगा, ओ बी। ऐसे होगा कि नहीं, ए और ओ बी होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस सवाल में सॉल्व करते समय कैसे भी करके इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो इस ट्राइंगल को देखिएगा, ये वाला ट्राइंगल ऑब्जर्व कीजिएगा। ये कौन सा ट्राइंगल है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल में ये तो 90 होता है, ये हम लोग जानते हैं। हमें ये साइड फाइंड करनी, हमें ये साइड फाइंड करनी, हम लोग यहां से देख रहे हैं, ये प्लीज ध्यान में रखना, हमें ये साइड फाइंड करनी, मैं यहां से देख रहा हूं। ये मेरा कौन सी साइड होती है, कौन सी साइड होती है, एडजेसेंट। ये कौन सी है, अपोजिट। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा कितना, 30 डिग्री, tan थीटा 30 डिग्री। अभी पूरा लिख रहा हूं, बट एग्जाम में पूरा कभी भी लिखना नहीं है। तो एक्चुअली पहले चार्ट के लिए, पहले जगह के लिए इस वाले में क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिखोगे tan 30 डिग्री। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, क्या आता है tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला आता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है, 100, और एडजेसेंट क्या है, ए, ठीक है, एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी बताई गई है, 1/√3। तो ये आएगा 1/√3 इज इक्वल टू कितना, 100 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ए ओ। प्लीज चेक कर लेना यहां तक समझ में आया कि नहीं, 1/√3 यानी 100 डिवाइड बाय ए, ये क्लियर है। अगर मैं क्रॉस कर दूं कि एओ की वैल्यू क्या होगी, 100 इंटू कितना होगा, √3, 100 इंटू √3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3, 1.73। और 1.73 ने 100 को मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा, एओ 173। कितना बनेगा, 173। तो एवो बनेगा हमारा 173। तो हम लोग कह सकते हैं एवो की जो डिस्टेंस होगी वो बन जाएगी 173 प्लस ओबी। अब ये कह रहा है और ओबी बताओ, अब थोड़ा दोबारा देखिए, ये कितना है, 45। यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में देखना, आप यहां से देख पा रहे होंगे इसको। ये ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल, हाँ सेकंड ट्रायंगल में, सेकंड ट्रायंगल में हम लोग यहां से देख रहे हैं जो कि 45 है। ये कौन सी साइड होगी, एडजेसेंट। ये कौन सी गिवन है, अपोजिट। दोबारा कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा का। तो tan कितना, 45, tan 45 कितना होता है, 1। डायरेक्ट लिखो चलेगा, तो tan 45 का मतलब 1, 1 इज इक्वल टू अपोजिट 100 अपॉन एडजेसेंट, यानी कौन सा, ओबी। तो बताओ ओबी की वैल्यू कितनी हो गई, 100, ओबी की वैल्यू 100। तो ओबी हमारा 100 हुआ। देन व्हाट इज द आंसर, 273। तो इसका आंसर आना चाहिए था 273, तो 273 वाला ऑप्शन होगा ये वाला आंसर। ठीक है, इस प्रकार से कैसे सवाल है, आराम से रीड करते हैं। अ मैन स्टैंडिंग एट पॉइंट पी, एक मैन है जो स्टैंडिंग कह रहा है एट पॉइंट पी, पी पे वो खड़ा है। अ मैन स्टैंडिंग एट पॉइंट पी वॉचिंग द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप प्लेस देख रहा है, ठीक है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री विद द मैंस आई। एक मैन है जो पॉइंट पी पे है, टॉप ऑफ द टावर देख रहा है, कितना एंगल बता रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ कौन सा लग रहा होगा, एलिवेशन। उसके बाद में अ मैन वॉक सम डिस्टेंस
टूवर्ड्स द टावर, अब मैन ने कुछ डिस्टेंस टावर की तरफ चला, सम डिस्टेंस टूवर्ड्स द टावर एंड वॉच इट स्टॉप, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया, जो पहले एंगल 30 था अब एंगल कितना हो गया, 60 हो गया, एंगल 60 हुआ। सवाल पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड पॉइंट पी, बेस ऑफ द टावर एंड पॉइंट पी में कितनी की दूरी है। ठीक है, अब देखिए एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं, ये सवाल कैसे आपने हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो ये टावर है, अब एक बात बता, टावर का हाइट दिया है क्या, टावर का हाइट दिया है क्या, नहीं यार टावर का हाइट नहीं दिया। पॉइंट जो है पी वो यहां पर है ऐसे समझ लेते हैं, और मैन यहां से देख रहा है, मैन यहां से देख रहा है। अब मैन ने यहां से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हुआ, इसके साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन स्टार्टिंग में कितना दिया, 30 का दे दिया, हम लोग कहते हैं 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था। अब मैन ने क्या किया, मैन ने ये वाला देखा, यहां से मैन यहां पर कहीं तो गया होगा, और यहां से जाने के बाद में अब मैन यहां से देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, ये तो 60 डिग्री हो रहा है। अब ये 60 डिग्री हुआ, हमें क्या पूछा गया कि पॉइंट पी से यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा, ये हमें पूछा गया। देखिए आप डिस्टेंस निकाल तो सकते थे, ऐसे नहीं डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, लेकिन पहला एक ऐसा सवाल दिया जिसमें कहीं पर भी नंबर है क्या, नंबर ही नहीं है। यहां से लेके यहां तक कितना चला कुछ पता है क्या, नहीं है। हम लोग तो जरूर कह रहे हैं कि एंगल 30 का कितना हो गया, 60 हुआ। देखो आप एक रिलेशन होता है जो आप पढ़ोगे, एंगल 30 का 60 हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। एंगल डबल होना यानी डिस्टेंस क्या होना, आधा होना, आधा होना वापस होता है ना। एंगल बढ़ेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, कम होगा। ये कंसेप्ट बता दें कि नहीं मैंने आपको, एंगल और डिस्टेंस आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो अभी स्टार्टिंग में आपको मैंने ये समझाया कि अगर आपका एंगल बढ़ रहा है, आपका एंगल बढ़ रहा है, दैट मीन डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम लोग ऐसे कहेंगे एंगल, यहां पर एक कंसेप्ट समझाना है, एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डी फॉर द डिस्टेंस, एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये आगे लगेगा तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं A1/A2, पहले वाला एंगल बाद वाला एंगल इक्वल टू क्या होगा, D2/D1, D2/D1। यहां पर एंगल इसमें कौन सा दिया है, तो ये हुआ A1/A2, ये एंगल है, और डिस्टेंस क्या है हमारा, D1/D2 है, ये D1/D2 है। ठीक है, हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो आप बताओ इस सवाल में, इस पर्टिकुलर सवाल में हमारे पास कोई भी चीजें गिवन है क्या, एक भी गिवन नहीं, क्यों नहीं देगी। अगर मुझे इसकी हाइट दे देती, अगर मुझे इसका हाइट दिया होता तो मैं ये पूरा डिस्टेंस निकाल लेता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है। तो आप पी से लेके ओ तक का डिस्टेंस बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। देन व्हाट इज द आंसर, डाटा इनएडुकेट, ये वाला आंसर टिक करना, क्योंकि कुछ भी नंबर नहीं दिया। अब शायद इसमें से ये भी दे दिया होता तो भी आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा, सर इसका डिस्टेंस दिया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल लगा के बता दो, तो भी आंसर निकालते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लडार लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज अ 60 डिग्री। एक लडार है जो वॉल के ऊपर रखी गई है, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है वॉल के तहत 60 डिग्री। ठीक है, एंड द फुट ऑफ लडार इज अ 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जो वॉल से वो लडार रखी गई है तो वॉल से वो 4.6 मीटर की दूरी पे है। देन द लेंथ ऑफ लडार, लडार की लेंथ कितनी होगी, डायग्राम बनाओगे तो आंसर बहुत जल्दी आएगा अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो बहुत बेसिक है, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है ना। वैसे देखिए ये हो गया वॉल, ऐसे लगा तो ये वॉल है आपका, ये वॉल है, और वॉल पे लडार ऐसी लगाई जाती है, जैसे हम लोग कहते हैं लडार तो ऐसी लगाई होगी यार। ठीक है, तो लडार जो लगाई गई वो ये है, ऐसे समझ, ये लडार लगाई, आपने डायग्राम देखा। अब लडार लगाने के बाद में वो कह रहा है लडार से लेके वॉल के फुट तक का अंतर हमें पता है, कितना डिस्टेंस दिया है, 4.6 है, यानी ये हमारा 4.6 है, ये हम लोग कहते हैं। उसके बाद में एंगल ऑफ वॉल अगेंस्ट, हाँ लीडिंग एंगल, हाँ अगेंस्ट द वॉल वो भी दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला एंगल दिया है, फिर कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ये 60 डिग्री देने के बाद में किसकी लेंथ फाइंड करनी है, लडार की लेंथ फाइंड करनी है, लडार की लेंथ फाइंड करनी है। दोबारा राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिन कीजिएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ये हमारी कौन सी साइड होती है, एडजेसेंट, और ये कौन सी होती है, हाइपोटेनस। एडजेसेंट और हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला बताओ,
अरे एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस वाले दो फॉर्मूलीज है, कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा। कॉस थीटा लगाते हैं फिर। तो कॉस थीटा जैसे लगाओगे, कॉस थीटा और सेक थीटा का फॉर्मूला है, कॉस थीटा लगाएंगे। बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस कितना लगेगा? 60 डिग्री। एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है? 4.6। और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पता नहीं। सॉरी, क्लियर हो रहा है? 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? 1/2। तो 1/2 मतलब 4.6 डिवाइडेड बाय एल, ऐसे बन गए। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या आएगी? एल की वैल्यू खाली ये नंबर इधर मल्टीप्लाई करने से आएगा, यानी 2 × 4.6। और 2 × 4.6 का मतलब कितना होगा? 9 पॉइंट कितना यार? 2। तो 9.2 वाले करेक्ट है, यही वाला आंसर। कितना सिंपल। देखो क्या बताया, एन ऑब्जर्वर, एन ऑब्जर्वर इज 1.6 मीटर टॉल। ऑब्जर्वर का मतलब एक पर्सन मान लो, वैसे 1.6 तो नहीं होता है, लेकिन ऐसे मान लेते। एन ऑब्जर्वर इज 1.6 मीटर टॉल, इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, यानी टावर से 20√3 मीटर अवे है। अब एक द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। उस ऑब्जर्वर से हम लोगों ने देखा तो 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या होगी? ठीक है, तो एक समझे, ऐसे समझ लेते हैं। ये टावर है, ऐसे मान लो ये टावर है, और यहां पर कहीं तो ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मतलब अभी मैं मैन मान लेता हूँ, ऐसे मान लेते हैं मैन। ध्यान से देखना, ये मैन है। अब हम लोगों ने देखा कि मैन का जो हाइट हमारे पास गिवन है, मैन की हाइट तो गिवन है, लेकिन इस मैन से लेके टावर का डिस्टेंस भी दिया है। कितना डिस्टेंस दिया? 20√3, ये डिस्टेंस दे दिया। और ये देने के बाद में बताया जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन आइज ऑफ द आई से लेके टॉप ऑफ द टावर, वो कितना बताया गया? 30 डिग्री। ये बता रहा है 30 डिग्री। ये स्टेप समझ में है आपको यार? यहां तक स्टेप समझ में, ये ऐसे आ गया। अब एक बात बताइएगा कि जो इसकी हाइट है ना, इसकी हाइट, ये हाइट कितनी है हमारे पास? 1.6। अगर ये 1.6 है तो ये भी कितनी होगी? 1.6। ये क्यों 1.6 होगा? ये कौन सी डायग्राम दिखाई जा रही है आपको? रेक्टेंगल, ये तो रेक्टेंगल है, तो यानी ये 1.6 है तो ये 1.6 हो गई। यहां पर ये 20√3 है तो ये भी कितनी होगी? 20√3 होगी, बिकॉज इफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया, मुझे खाली इस लाइन की वैल्यू निकालनी है, यही मेरा सवाल बने। इस लाइन की वैल्यू निकालनी है। ये लाइन जब आएगी उसमें ये 1.6 मिला दूंगा, हाइट मिल जाएगी। हाइट तो पूरा ऐसे मिलेगा। तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल में इसको देखना है। तो बताओ हमें क्या फाइंड करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बताएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखिए कॉस लगेगा या नहीं लगेगा ये पता नहीं। देखिए ये एंगल है, ये साइड गिवन है, अपोजिट को निकालना है, कौन सा फॉर्मूला? tan 30, करेक्ट। हाँ, तो फॉर्मूला लगना चाहिए tan 30 डिग्री का। और tan 30 डिग्री का tan का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, करेक्ट सोनाली। x डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 20√3। x की वैल्यू निकालेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/√3 इज इक्वल टू क्या होगा? x डिवाइडेड बाय 20√3, ऐसे होगा। यहां से सॉल्व कैसे करेंगे? यहां से √3 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो x की वैल्यू क्या आएगी? क्रॉस कर दो, x की वैल्यू क्या आ गई? 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो हाइट कितनी होगी? 20 प्लस 1.6, देन व्हाट इज द आंसर? 21.6, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर का 30 दिया, मतलब पॉइंट P है, लेवल ऑफ द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ये बता रहा है 30 डिग्री का, तो ये तो क्लियर है 30 डिग्री। उसके बाद में इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, 100 मीटर ये दे दिया, देन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P टू O, सपोज ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? x मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कौन सा थीटा लगेगा? tan थीटा। तो tan थीटा की मतलब tan कितना? 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट, यानी 100 डिवाइडेड बाय x। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी हुआ 100 डिवाइड बाय x। और अगर हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये x की वैल्यू होगी 10√3, 100√3, और इसका आंसर आ गया 173। 173 इज द राइट आंसर। देखिए आप अगर इस प्रकार से निकाल भी रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको कैसे निकालना है, क्या मेथड है, आपको समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, एग्जाम में सॉल्व करने से पहले ये डायग्राम क्या मैं विजुलाइज कर सकता हूँ, इतना देखना। अगर आप इस डायग्राम को विजुलाइज करना लग गए, विजुलाइज होता है ना कि मुझे तो ये दिख रहा है कैसे,
तो आप डायरेक्टली ये स्टेप बना सकते हो, उससे भी फास्ट आ सकते हो, डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो, तो आपका काफी हद तक टाइम बच जाएगा अगर विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हुआ तो। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 173 इज द राइट आंसर है ऐसे। ठीक है, सभी का 173 आता है। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ इलिवेशन तो है, लेकिन किसका है, सन का है। ये देखिए एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द सन, लेकिन सन का एंगल ऑफ इलिवेशन कब, व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। यानी बात हो रही है एंगल ऑफ इलिवेशन की बात कर रहा है, लेकिन ट्री को साथ में लेके बन रहा है। तो एक काम करते हैं, ये होती है ट्री, ऐसे मान, ये होगी ट्री। ठीक है, अब जो ट्री है उसकी हाइट कंसीडर कर लेते हैं, मान लो यहां से लेके इसकी हाइट h इतनी होगी। अब सन जो होगा वो सन यहां पर होगा, ऐसे ऐसे सन को इमेजिन कर लेते हैं, ये सन। अब एक्चुअली ट्री अगर मेरी यहां पर है तो इसकी शैडो डेफिनेटली ऐसी कुछ तो आई होगी, ऐसी कुछ तो आएगी शैडो। तो उसने कहा कि अगर मैं एंगल ऑफ, देखो द एंगल ऑफ इल्यूशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स, यानी अगर ये h है तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, √3h होगा। ये उसका कहना है, ये √3h, ये ऐसा दिया है √3h। तो हमें क्या पूछा गया कि बताओ ये एंगल ऑफ इलेवेशन ट्री का सन के साथ में कितना बनाएगा, यानी ये थीटा कैसे बनाएगा, ये आपको साइन करना है। तो देखिए यार समझेगा, यहां से देखेंगे ये साइड कौन सी होती है, अपोजिट। ये कौन सा होता है, एडजेसेंट। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा का। तो tan थीटा का फॉर्मूला कौन सा लगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां पर लगा दिया tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला था अपोजिट, अपोजिट h अपॉन एडजेसेंट √3h, h अपॉन √3h। आप जानते दोनों को कैंसिल कर देंगे, h से h कैंसिल होगा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/√3 बनेगा। 1/√3 कब बनता है, जब थीटा की एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इज द राइट आंसर, ये वाला सवाल। इफ द पोल इज अ 12 मीटर हाइट, कास्ट अ शैडो ऑफ 4√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड व्हेन द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट में सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। सेम रिपीटेड है, हाइट तो दी है, शैडो की भी दी है, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया है। ओके, अनुपम इनका कहना है 60, अखिलेश से 60, स्वाति इनका कहना है 60। ठीक है 60 आएगा। भूमिका इनका भी कहना है ऑफलाइन से 60। और बताइएगा यार, सुषमा इनका भी 60, और सही है। तो पोल तो दे दिया, पोल की हाइट थी 12 मीटर की, और एंगल ऑफ शैडो जो दिया था, शैडो का है 4√3 का, और एंगल ऑफ इलेवेशन ऐसे निकालना है, थीटा। तो tan थीटा ही लगेगा, और tan थीटा का फॉर्मूला होगा 12/4√3। और 12/4√3 को सॉल्व करेंगे तो बात जानते हो आप, 4 से डिवाइड करोगे तो ये 3, और 3 को √3 से डिवाइड करो तो 1। हाँ, 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, √3। तो tan थीटा का वैल्यू आ गया √3 का, tan थीटा यानी √3, तो थीटा का आंसर होगा 60। 60 इज द राइट आंसर, 60 वाले स्टूडेंट करेक्ट है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। पहले तो देख लो, वॉल होंगी, ये हाउस है, उसको लैडर लगाई हुई है, ऐसे लैडर लगाई हुई है, ऐसे समझ लेते हैं। और लैडर लगाते समय एंगल ऑफ इलिवेशन कितना दे दिया, 60। डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस कितना है, 6.5 का। तो इसकी लेंथ फाइंड करनी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये पहले बताइएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस कितना, 60 डिग्री। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट यानी 6.5 अपॉन एल आ जाएगा, और कॉस 60 1/2 इज इक्वल टू 6.5 इंटू एल आएगा। तो 6.5 इंटू 2 कर दो, आंसर 13 सही आएगा, यानी एल की वैल्यू 13। 13 इज द राइट आंसर, सही। 13 वाले सभी